तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब कुछ ठीक है? एक बार यस और नो बोल देंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। सब ठीक? डन। नमस्कार संजना जी, स्वागत है आपका। सब ठीक, बहुत बढ़िया। तो कल हमने यहां तक कवर कर लिया था, ठीक है। आज पहली क्लास, मतलब क्लास को स्टार्ट ही करूंगा एक क्वेश्चन से कि हरित क्रांति भारत में किस पंचवर्षीय योजना में शुरू करी गई थी? हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शुरू करी गई थी? ये क्वेश्चन है आपका। ए बी सी या डी, क्या बोलना चाहोगे? एनीवन? ए बी सी या डी क्या बोलना चाहेंगे? क्या आंसर देंगे इसका? वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज डी। तो यहां पर हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति के बारे में। 1965-66 में इसकी शुरुआत करी गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान में हरित क्रांति को शुरुआत किया गया या ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी गई, जिसका ऑब्जेक्टिव था भारत में एग्रीकल्चर के उत्पादन को इंक्रीज करना या एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाना। यह भारत का एक ऑब्जेक्टिव था हरित क्रांति का, ठीक है। तो इस एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2 राज्यों को चूज किया गया। उनमें से एक राज्य था पंजाब और उसमें से एक राज्य था हरियाणा। 2 राज्यों को चूज किया गया था और 2 राज्यों के साथ साथ यहां पर 2 फसलों को यानी कि 2 फसलों को यानी कि 2 क्रॉप्स को ऐड किया गया। एक फसल थी हमारी यहां पर राइस, एक फसल थी हमारी यहां पर वीट यानी कि चावल और गेहूं, ठीक है। हरित क्रांति को चलाते हुए हमने HYV सीड्स को यूज किया गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि ये एक नए प्रकार के बीज थे जिनसे ये कहा जाता था कि भैया इनसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन ये HYV सीड्स अकेले काम नहीं कर सकते। इनके साथ हमने इरिगेशन की फैसिलिटीज को इंप्रूव किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को, मॉडर्न मशीनरीज को यूज किया। साथ में हमने इसके अंदर फर्टिलाइजर्स को भी यूज किया और इन तीनों को HYV सीड्स के साथ मिलाकर क्या किया गया? हरित क्रांति को क्या किया गया बेटे? यहां पर इसको ऐसे किया गया। सीधी बात तुम्हारी ये वाली, राइट। जब मैं इसके आगे की बात करूंगा तो यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके 2 आंसर है। एक आंसर है इसका इंडिया के कंसर्न में लेके, एक इसका आंसर है वर्ल्ड के कंसर्न में लेके। एक इंडिया का कंसर्न है और एक वर्ल्ड का कंसर्न है। इंडिया के अंदर MS स्वामीनाथन और वर्ल्ड के अंदर नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग इज द करेक्ट आंसर। ये सब एग्जाम में आता है बेटा, तो पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। अब हरित क्रांति में 2 फसलों का यूज किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मिला वीट को। इसका उत्पादन काफी अच्छे से बढ़ा और इन दोनों में से सबसे ज्यादा फायदा मिला पंजाब को। तो अगर इन दोनों में से
अगर इन दोनों में से भी ये पूछा जाए कि कौन सी फसल को ज्यादा फायदा हुआ, तो गेहूं को ज्यादा फायदा हुआ, और किस राज्य को हुआ, पंजाब को ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है भैया, ये रहा आपके सामने आपके ग्रीन रेवोल्यूशन की एक समरी। जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे बेटा? लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, और भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके प्रेसिडेंट थे। यह मुद्दा है। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे 4th 5 ईयर प्लान के बारे में। 4th प्लान में दोबारा से एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात करी गई, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करी गई, और पहली बार नेशनल इनकम को इंक्रीज करने की बात करी गई। फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार नेशनल इनकम को इंक्रीज करने की बात करी गई। ठीक, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जिसे कहते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया। जैसे 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वैसे ही 1980 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, भारत के पीएम उस समय थे इंदिरा गांधी जी, और भारत के प्रेसिडेंट उस समय थे वीवी गिरि साहब। टारगेट रखा गया कि हम 5.6% ग्रोथ अचीव करेंगे, लेकिन अचीव करी सिर्फ 3.3, यानी कि सेकंड भी फेलियर और थर्ड भी फेलियर, यानी कि सेकंड भी फेलियर बच्चे और थर्ड भी फेलियर। और थर्ड फेल क्यों हुआ, इसका आंसर दो। थर्ड फेल क्यों हुआ बेटा, इसका आंसर दो, जल्दी बोलो, क्या लगता है आपको कि थर्ड फेल क्यों हुआ? इसका आंसर है आप में से किसी के पास? क्योंकि यहां पर इसका रीजन क्या है, यह पूछ रहे हैं कि इसका रीजन क्या है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, इस वजह से यहां पर टारगेट हमारा थोड़ा सा कम हो गया। यहां पर टारगेट हमारा थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है ना सर, क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ आया कि नहीं आया? जो बोल रहा हूं वो समझ में आया या नहीं आया, बोलो। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। इसके बाद यहां पर ये स्लाइड हमें समझा रही है, बहुत सिंपल पॉइंट है। एक छोटी सी गलती हो गई है, यहां मैंने गलती से लिख दिया है 1980, जबकि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अभी आगे होगा वो वाला, अभी तो 1969 चल रहा है, सॉरी ये 1969 में हुआ था। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, ये 14 बैंकों की लिस्ट है, इन सब का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इसके बाद भारत का पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ये एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था, जहां भारत ने पहली बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। क्या किया भारत ने पहली बार? 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। कहां किया था? राजस्थान की पोखरान टेस्ट रेंज में किया था, इंडियन आर्मी के द्वारा किया था। ये बम किसने बनाया था? पीके अय्यनगर ने इस बम को क्रिएट किया था, बम को डिजाइन किया था। डॉक्टर राजा रमन्ना को इस प्रोजेक्ट का हेड माना गया था। राजा रमन्ना को इस प्रोजेक्ट का हेड माना गया था।
अब आता है फिफ्थ प्लान। फिफ्थ प्लान से एक क्वेश्चन बिल्कुल छपा छपाया आता है और कई बार आता है कि गरीबी हटाओ का, क्या बोल रहा है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है या गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है वो कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया है, वो कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज गरीबी हटाओ का नारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान से दिया गया। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा। यहां पर साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी गई है कि यहां पर रोजगार को बढ़ाने की बात करी गई है। यहां पर इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई की दर को, यानी कि इन्फ्लेशन को महंगाई की दर को बढ़ाने की बात करी गई है। इस वक्त भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी जी और भारत के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। और इसी 5 ईयर प्लान के चलते 1975 में इमरजेंसी को भी अनाउंस किया गया। 1975 में इमरजेंसी को भी अनाउंस किया गया। ठीक है भैया, अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो यहां पर एम किया गया 4.4% का और 4.8% के टारगेट को अचीव किया गया। 4.4 8 को अचीव किया गया। इस पूरे प्लान में एक दिक्कत है, कि आप लोग उस दिक्कत को सर्च कर पा रहे हो है भैया? इस पूरे प्लान में एक दिक्कत है कि आप उस दिक्कत को मतलब ऐसे सर्च कर पा रहे हो। वेरी गुड। यहां पर दिक्कत यह है कि 5 ईयर प्लान है, 5वां प्लान है, और यहां पर 1974 से लेकर 1978 तक सिर्फ 4 इयर्स यानी कि 4 साल बनते हैं, यानी कि 4 इयर्स यहां पे सिर्फ 4 साल बनते हैं। तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यह होती है कि 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद, लोगों के ऊपर डिक्टेटरशिप करने के बाद 1977 में पहली बार कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। 1977 से पहले हमें सिर्फ भारत में सिंगल पार्टी रूल, कांग्रेस का रूल नजर आता है, लेकिन 1978 में पहली बार जनता सरकार बनके देश में आती है और जनता सरकार छठा 5 ईयर प्लान लेकर आती है। लेकिन 1980 में दोबारा से कांग्रेस पावर में आ जाती है और 2 साल तक सिर्फ जनता गवर्नमेंट अपना काम करती है। जैसे ही कांग्रेस दोबारा पावर में आती है 1980 में, तो पावर में आते ही वो क्या बोलते हैं कि जो छठा प्लान जनता गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, हम उसको मान्य नहीं मानते, और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिफ्थ प्लान के बाद जो 1978 तक आपको फिफ्थ प्लान नजर में आता है। ठीक है भैया, इस फिफ्थ प्लान के बाद 1978 से लेकर 1979 तक और 1979 से लेकर 1980 तक 2 एनुअल प्लान्स लॉन्च किए गए। ठीक है, और ये एनुअल प्लान्स लॉन्च करने के बाद जो दोबारा से 1980 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई या कांग्रेस की सरकार आई, उस कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? उस कांग्रेस की सरकार ने आकर 6th
5 ईयर प्लान अनाउंस किया 1980 से लेकर 1985 तक। ठीक है, और इस दोनों प्लान्स को या दोनों जो प्लान बनाए गए रोलिंग प्लान का नाम दिया गया, रोलिंग प्लान का नाम दिया गया। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार, व्हेन वाज द रोलिंग प्लान स्टार्टेड इन इंडिया? व्हेन वाज द रोलिंग प्लान स्टार्टेड इन इंडिया? हाँ जी, ठीक है, चलो। तो करेक्ट आंसर इज 1978 इज द करेक्ट आंसर। 1978 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। इसके बाद 1978 से लेकर 1980 तक जो ब्रेक ली गई, ब्रेक क्यों ली गई, मैं आपको पढ़कर बताया था एक बार। भारत में रोलिंग योजना की शुरुआत 1978 में होती है। 1980 में सत्ता पे आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई। रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाती है। यानी कि 2 साल का ब्रेक लिया गया और उसके बाद दोबारा से 6th प्लान को 1980 में लॉन्च किया गया। 6th प्लान में ऐसी खास बात कोई भी नहीं है अलग। हाँ, यहां पर खास बात यह है इस समय कि 1984 में 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। 1982 में नाबार्ड की 1982 में नाबार्ड की स्थापना करी जाती है। ठीक है, पढ़ाऊंगा आगे क्या होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव पहले वाला यह ऑलमोस्ट सेम कि गरीबी हटाओ, यहां पर भी बोला गया, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो बोला गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करो बोला गया। अब गरीबी हटाओ का नारा पहली बार कब आया, ये एग्जाम में आएगा। गरीबी हटाओ का नारा कहां कहां पर आया वो एग्जाम में नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ 5वें के अंदर था, सब में नहीं था। तो पीएम इंदिरा गांधी, प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी। ये जो नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बने हैं, ये भारत के एकलौते ऐसे राष्ट्रपति बने जो चुनाव के बिना, बाकी सब चुनकर आए हैं, चुनाव के द्वारा आए हैं, इनके लिए कोई चुनाव नहीं कराया गया। यानी कि रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी दोनों ही आपके जो पक्ष हैं वो इनको भारत के प्रेसिडेंट बनाने के लिए खुश थे, बना दो। तो ये बिना किसी चुनाव के आ जाते हैं। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मेरे ख्याल से इनके बाद तो फीमेल पीएम कोई नहीं बना। इनके बाद मेरे ख्याल से फीमेल पीएम कोई नहीं बना, या बना है कोई फीमेल पीएम? नहीं बना ना कोई इनके बाद, बना कोई इनका फीमेल पीएम इनके अलावा? नहीं ना। चलो, 5.2% टारगेट रखा गया, 5.5% अचीव हुआ, सक्सेसफुल। अब 1980 में और 6 बैंकों को नेशनलीकरण किया गया, यानी कि उनका नेशनलाइजेशन किया गया। जैसे 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। 19
1955 में एसबीआई का हुआ, 1969 में 14 बैंकों का यानी कि 14 बैंक्स का हुआ, और 1980 में दोबारा से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया। नाबार्ड की स्थापना करी गई 12 जुलाई 1982 को। बी शिवरमन कमेटी के द्वारा, बी शिवरमन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, बी शिवरमन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट। और 31 अक्टूबर 1984 को मैडम की मृत्यु हो जाती है, गोली मार के हत्या कर देते हैं। ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख दीजिएगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 7th प्लान। अब जब ये 7th प्लान स्टार्ट होता है तो भारत कहीं ना कहीं बैकएंड पे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था। भारत के पास फॉरेन रिजर्व या भारत के पास विदेशी मुद्रा खत्म हो रही थी। भारत के पास फॉरेन रिजर्व या भारत के पास विदेशी मुद्रा खत्म हो रही थी। तो यहां पर भी कुछ अलग बात नहीं करी गई। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र, भारत के पीएम बने। 5.0 टारगेट रखा गया, 6.1 अचीव किया गया। कुछ अलग बात नहीं है इसके अंदर, सब नॉर्मल ही है ना। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जवाहर रोजगार योजना, ये जवाहर रोजगार योजना कौन से 5 ईयर प्लान में लाई गई, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। तो जवाहर रोजगार योजना 7th प्लान में लॉन्च करी गई थी। 1988 में सेबी की स्थापना करी गई, लेकिन सेबी की रियल स्थापना 1992 में होती है, सेबी एक्ट के अंतर्गत। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ही 1990 आता है, भारत एक आर्थिक संकटों से गुजर रहा होता है। भारत आर्थिक संकटों से गुजर रहा होता है। उस आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से सहायता मांगता है कि हमें आपसे लोन चाहिए। तो 1991 में राजीव गांधी को एक बम धमाके में उड़ाकर उनकी मृत्यु कर दी जाती है। उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है 1991 में। और 1991 में भारत के नए राष्ट्रपति, भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव साहब। कौन बनते हैं? पीवी नरसिम्हा राव साहब। लेकिन मेन बात जानने की यहां पर यह है कि 1990 से लेकर 1992 तक दोबारा से 5 ईयर प्लान में ब्रेक ली जाती है, जिसको नाम दिया गया है एनुअल प्लान्स, जिसको नाम दिया गया है एनुअल प्लान्स। यहां पर 1990 से लेकर 1991 तक एक प्लान लाया गया, और 1991 से लेकर 1992 तक एक और प्लान लाया गया। अब एक बात समझने वाली भाई ये है कि कितनी बार 5 ईयर प्लान्स में, कि कितनी बार 5 ईयर प्लान्स में ब्रेक आया है, ये जान लो कि ब्रेक्स इन 5 ईयर प्लान्स, एक तो आता है 1966 से लेकर 69 तक, 1966, 67, 1967, 68, 1968, 69, 1, 2, 3, इसको नाम दिया गया प्लान हॉलीडेज, इसको नाम दिया गया प्लान हॉलीडेज। राइट।
इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 1978 से लेकर 1980, कि 1978 से 79 और 1979 से 1980, ये हमारे दो प्लान्स लॉन्च किए गए। इनको नाम दिया गया रोलिंग प्लान्स, इनको नाम दिया गया रोलिंग प्लान्स। फिर उसके बाद दो और देखे गए कि 1990 से 1992, 1990 से 1991 तक और 1991 से 1992 तक, 1991 से 1992 तक ये प्लान हॉलीडेज लाया गया, जिसको नाम दिया गया एनुअल प्लान्स का, जिसको नाम दिया गया एनुअल प्लान्स का। ठीक है भैया, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि नहीं समझ आ रहा? ये हमारा यहां पर पॉइंट हुआ। ठीक है, इसके बाद भारत में आर्थिक संकट के चलते हुए जब भारत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गया, तो भारत ने लोन लेने के बाद एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी का निर्माण किया, एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी का निर्माण किया, जिस पॉलिसी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कहा गया, जिसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 कहा गया। ठीक है भाई, ये पॉइंट है हमारा। इसमें भारत ने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, और लोन लेने के लिए जो न्यू पॉलिसी लॉन्च करी उसको एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहा गया, उसको एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहा गया। आज ये वाली क्लास मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं, ठीक है। यहां से हम इस टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर ये बता देता हूं कि एलपीजी को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं। बच्चा पूछ रहा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलपीजी इन हिंदी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और साथ में ग्लोबलाइजेशन, 1 2 3 ये बोला गया है उदारीकरण, इसको बोला गया है उदारीकरण। इसका मतलब होता है निजीकरण, इसका मतलब होता है निजीकरण, और इसका मतलब होता है वैश्वीकरण, इसका मतलब होता है वैश्वीकरण। उदारीकरण के अंदर भारत ने, अगर कोई इंसान न्यू बिजनेस करना चाहता है, अगर कोई इंसान नया व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस को कम किया। भारत में लाइसेंस राज को कम किया कि अब आपको बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लेने की जरूरत है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, ठीक है। फिर आता है हमारा निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को या ऐसा बोलो कि निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को या निजी क्षेत्र को प्रमोट करने की बात करी गई। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण में भारत में विदेशी कंपनियों का आना अलाउड किया गया। भारत में विदेशी कंपनियों का आना अलाउड किया गया।
कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और भारत की कंपनियां विदेशों में जाकर अपना सेटअप लगा सकती हैं, अपनी कंपनियां सेट कर सकती हैं। जैसे एक्सिस बैंक का, एसबीआई बैंक का भारत के बाहर ब्रांचेस हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल है। जैसे Hyundai बाहर की कंपनी है, वो भारत में आकर गाड़ियां बेचती हैं, अपनी फैक्ट्री लगाती हैं, ये वैश्वीकरण का एक एग्जांपल है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगाई गई, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1992 के प्लान में स्टार्ट किया गया, जिसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।